Hey everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator नियति पर. गाइस, आज के हमारे इस लेसन में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कौन कौन से सब टॉपिक्स हम इस एंटायर टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं. विल नो अबाउट 38 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन जर्मनी. विल नो अबाउट प्रोशिया. Then we'll also know about problems of divided Germany. We'll also understand the Bismarck's policy of blood and iron. And lastly, we will know about the fall of Louis Bonaparte. So having said that, let's start with our today's class. But before we start, here we have an important announcement for you. If you want to ensure your selection in this UPSC 2020, then Unacademy Plus has got to you all a golden opportunity wherein there are 3 dynamic batches that are going on for complete preparation. This batch will already start, this batch has already been started from 29th of June onwards, and here are the benefits that you will be getting. मतलब आपके यहाँ पे अगर आप 24 months का अगर Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, then you are straight away getting 67% of discount, and if you use our code UPSCYT, then again you are getting 10% of discount, and you just have to pay 57,600. Also guys, Unacademy has again got to you all this Unacademy UPSC Championship, wherein there are all India free mock tests that are going on for UPSC CSE Prelims 2020, and if you enroll yourselves now in this particular championship, then you are getting enrollment absolutely for the free of cost. And here you can see on your screens that you are getting mentorship from guidance from Rakesh Verma, Mrunal Patel और आतिश माथुर सर जैसे जो mentors हैं उनके पास से आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी. ऑल्सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी विज़ योर प्रिपरेशन, किस प्रकार की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर यूपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको कितना बेनिफिशियल होगा, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको उसके थ्रू मिलेंगे, तो ये सारी क्वेरी आप जान सकते हैं. ये आप हमारे जो आपके स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, राइट, यू कैन व्हाट्सएप अस टू ऑन दिस नंबर और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस. हम सिंपल कॉन्सेप्ट के सारे एजुकेटर्स, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. ऑल्सो गाइज, इफ यू वॉन्ट, जो भी यहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, सो वी हैव टेकन येट अनदर इनिशिएटिव यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट पे, कि जो भी हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, राइट, सो वी आर मेकिंग श्योर दैट वी मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन आवर स्लाइड्स, ताकि जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई भी पॉइंट्स को मिस आउट ना करे एक्सप्लेनेशन के द्वारा, एंड दे कैन गेट ऑल द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. तो हमने यहाँ पे इन सारे वीडियोस में हम जो भी यहाँ पे बोलेंगे वो हमने सारा का सारा हमने स्लाइड्स में नोट डाउन कर लिया है. सो यू कैन हैव दोस फ्री नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF. यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इन एनी केस, सपोज इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आवर ग्रुप, देन यू जस्ट हैव टू गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट. अगर लिंक वर्क नहीं कर रही है तो यू जस्ट हैव टू गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट. वहां पे जाके अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स UPSC के नाम से अगर आप सर्च करते हो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आवर ग्रुप. वहाँ पे हम बहुत सारे करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं. वी ऑल्सो हैव क्विजेस ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल, ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और हम जो नोट्स हैं हमारे इन द फॉर्म ऑफ PDF वो भी वहाँ पे हम शेयर करते हैं सारे एजुकेटर्स. ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. So one of the major features of the 19th century history of Europe was the struggles for national unification and independence. तो यहाँ पे एक नेशनैलिटी वाली जो फीलिंग थी वो एक प्रकार से डिवाइडेड थी. सारे लोग इस जो होता है ना नेशनैलिटी की फीलिंग, हाँ मेरा कंट्री है, मेरा देश है, सो ये सारे जो फीलिंग्स थे वो लोगों में मिसिंग थे. तो कुछ ऐसे लीडर्स थे, कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिनको ये इंपॉर्टेंट लगता था कि ये जो नेशनैलिटी वाली फीलिंग है वो सबके मन में जगे. एंड दिस फीलिंग वाज, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, राइट, वो एंटायर वर्ल्ड में डिवाइडेड थे. तो ऐसा नहीं था कि बस इंडिया में ही थे या फिर जर्मनी में ही थे, ऐसा नहीं था. फ्रांस और बाकी सारे जो कंट्रीज थे जिनको जो कॉलोनाइजेशन का शिकार थे, या फिर जिनको जातिवादी का जैसे एपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, तो ऐसे कई सारे लीडर्स थे जिनको पता था कि ये जो नेशनैलिटी वाली फीलिंग है वो कहीं ना कहीं उनके देश को इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकती है. सो देवर आफ्टर दिस, की उनको लगता था कॉन्स्टेंटली कि लोगों के मन में ये अपने राष्ट्र के प्रति फीलिंग्स हो उनके मन में, दे शुड फाइट फॉर देयर नेशन. तो ये
ओवरऑल ऐसा सिनारियो था 19th सेंचुरी में. सो द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय ग्रीस एंड बेल्जियम has been mentioned before. We have in our previous classes we have discussed on this. So Germany and Italy were the other two important nations which emerged as united independent states in the 19th century. So in the 18th century, Germany was divided into number of states. Some of these states were very small and did not really extend beyond the limits of a city. So during the Napoleonic Wars, many of these states ceased to exist. At the end of these wars, there were still 38 independent states in Germany. Among them, Prussia, Württemberg, Bavaria, and Saxony were fairly large. So on this screen you can see, आप clearly देख सकते हो किस प्रकार से जर्मनी का मैप था. यहाँ पे प्रोशियन ये एंटायर टेरिटरी थी. देन दीज आर द अदर जर्मन स्टेट्स जो थी वो यहाँ पे उनकी बॉर्डर आपको दिख रही है. बाउंड्री ऑफ जर्मन एम्पायर ये थी, ये रेड कलर में जो मार्क्ड है वो, एंड ये जो प्लेन येलो है वो है अदर जर्मन स्टेट्स. ये सारी बोहेमिया ये सब आप देख रहे हो, तो ये सारी जर्मन स्टेट्स थी. So speaking about Prussia, so Prussia was the most powerful in military and in extent. It was also the most reactionary state, and the big landlords of Prussia, known as Junkers, they formed the dominant section in the Prussian society. So Prussia was also one of the leaders for the Holy Alliance. हमने Holy Alliance के बारे में भी जाना था हमारे previous एक हमारा वीडियो है Revolutions in Europe, तो उस पर्टिकुलर एंटायर टॉपिक में हमने होली अलायंस के बारे में भी जाना था. कौन कौन से देश इस होली अलायंस में थे. वो एक जैसे कि आज के ज़माने ट्रिटीज होती हैं राइट, तब ऐसे अलायंसेस हुआ करते थे. दे न्यू कि किस प्रकार से हमें फॉर्ट बैक करना है एक विशिष्ट प्रकार की जो थिंकिंग है उसके खिलाफ. सो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे प्रोशिया में जिनको जंकर्स कहा जाता था, एंड दे फॉर्म द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द पर्शियन सोसाइटी. नाउ स्पीकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिवाइडेड जर्मनी, जर्मनी एंटायरली डिवाइडेड था. जिस प्रकार से हमारा प्यारा भारत जिस प्रकार से पहले प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हुआ करता था राइट, वैसे ही जर्मनी भी डिवाइडेड हुआ करती थी. अब जब डिवाइडेड जर्मनी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे. So the division of Germany into a number of states has hampered the economic development of the Germany. So एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रकार से वहाँ पे नहीं होता था क्योंकि एक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए थी एंटायर नेशन के लिए वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी. सो द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन दीज स्टेट्स वर ऑल्सो वेरी बैकवर्ड. माना कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर स्टेट है, सपोज उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज रहे हो तो वो अगर वो अच्छे भी हो तो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी जो स्टेट्स थे जर्मनी के, वो फॉलो नहीं किया करते थे. या फिर ऐसे ही प्रॉब्लम्स हुआ करते थे. अगर नेबरिंग स्टेट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही हो, तो नेबरिंग जो स्टेट है वो सपोर्ट नहीं किया करती थी. सो जो जहाँ पे कैलेमिटी आई हुई है वो वहीं पे स्टैग्नेंट उनकी इकोनॉमी हुआ करती थी. सो विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, पर्टिकुलरली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स had started demanding the national unification of Germany, establishment of democratic government and social and economic reforms. तो हुआ यूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक एंटायर वर्ल्ड में एक प्रकार की वो लहर सी दौड़ी, वो नेशनैलिटी वाली या फिर आप कह सकते हो जिसको राष्ट्रवाद, वो वाली फीलिंग एंटायर ग्लोब में रन थ्रू हो गई और लोगों को पता चला लिबर्टी का महत्व, उनको इक्वालिटी के बारे में पता चला. सो ऑल इन ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी वेव से लाई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एंटायर वर्ल्ड में. एंड जर्मनी भी इससे अनअफेक्टेड नहीं था बिकॉज गिवन दैट जर्मनी वॉज ऑल्सो इन यूरोप. सो ये सारी चीज़ें जर्मनी को भी अफेक्ट होती चली गई. So in 1815, the German states along with Austria were organized into Germanic Confederation. However, each state tried to preserve its independence and its oppressive political and social reforms. सो गाइज यहाँ पे 1815 में क्या हुआ था कि जो जर्मनिक कॉन्फेडरेशन बना था एंड ऑल द जर्मन स्टेट्स अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रिया भी इसमें शामिल थे, बट एट द सेम टाइम वो कॉन्फेडरेशन में शामिल भी थे, बट उनके मन में एक प्रकार की इनसिक्योरिटी थी कि उनका जो इंडिपेंडेंस है वो बाकी नेशंस है वो छीन ना ले. तो इसी वजह से वो एक प्रकार से ऑप्रेसिव और पॉलिटिकल सोशल सिस्टम वहाँ पे चलता था. मतलब कि इन अ वे वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती थी. उनके जो
जो राजा थे वो, और बहुत सारे उनके ऐसे कदम भी होते थे जिसके तहत अपने जो उनकी जो एंटायर नेशन है उनमें रेवोल्यूशनरी आइडियाज हो गए, या फिर जो भी लोग इंडिपेंडेंटली आगे आके कोई भी अगर बात अपनी रखना चाहते थे तो वो उनको रखने को नहीं मिलता था। वाई? बिकॉज जो रूलर्स थे उनमें एक प्रकार की इनसिक्योरिटी थी कि उनका जो फ्रीडम है या फिर उनका जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं चला ना जाए। सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन जर्मनी कॉन्फेडरेशन इन 1815, दीज वर सम ऑफ द थॉट्स दैट ऑल दोज इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, जैसे कि इंडिया में हम देख सकते हैं जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, राइट? सो सेम वर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय द डिवाइडेड जर्मनी। Now let us know 1848 में क्या हुआ। So in 1848 revolts occurred in every German state and the rulers were forced to grant democratic constitution. So to unite Germany and to frame the constitution for the United Germany, a constituent assembly was met in Frankfurt. तो फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको लगा कि जर्मनी को यूनाइटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी मेंटेन हो, या फिर आप कह सकते हो एक सिक्योरिटी और नेशन की जो सोवरेनिटी हो वो मेंटेन हो, या फिर मिलिट्री जो डिफेंस है कंट्री का वो भी मेंटेन रहे। सो बिकॉज ऑफ दैट उनको लगा कि ये सब होने के लिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक प्रकार से यूनाइटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जर्मनी का। तो जब यूनिफिकेशन जब होता है, जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स सब इकट्ठा आते हैं तो एक ज़रूरत होती है उनको कि एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म हो जाए। और लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म किस प्रकार से हो सकती है? तो वो हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और कॉन्स्टिट्यूशन वही एक एक डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की तब बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत महसूस हुई, और जर्मनी के लोगों को या फिर जर्मनी के जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए उनको ये भी इम्पॉर्टेंट लगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। So the initial success of the revolts had made the German Democrats and the Nationalists think that victory had been achieved. So while they debated the clauses of the Constitution, the rulers prepared themselves to suppress the movement. तो एक था कि एक और से बहुत सारे लीडर्स थे जिनको जर्मनी का यूनिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। उनको ये पता था कि किस प्रकार से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होना या फिर एक प्रकार का स्टेबल नेशन होना, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक साइड में ऐसे लोग थे जिनको ये सारी जर्मनी के प्रोग्रेस के बारे में या फिर अच्छी जो मतलब एक डेमोक्रेसी लाने के लिए जो लोग झगड़ रहे थे, और दूसरी ओर थे लीडर्स थे, मतलब जो रूलर्स थे जर्मनी के, वो अपनी सारी शक्तियाँ वो इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो जर्मनी का जो मूवमेंट है वो सप्रेस कर सके। तो फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट असेंबली जो होती है वो प्रपोज करती है यूनिफिकेशन करना जर्मनी का। सो एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर द किंग ऑफ प्रशिया हु वुड बिकम द एम्परर ऑफ जर्मनी। सो प्रशिया के जो किंग थे वो एम्परर बनना चाहते थे जर्मनी के। तो इसके तहत ये सारा ये सारी मोनार्की जर्मनी में ना आए, इसलिए फ्रैंकफर्ट असेंबली जो थी वो प्रपोज करती है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अभी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। However, the king of Prussia declined the order. He did not wish to accept the crown from the elected representative of the people. Repression soon followed, and even the rights of the people had won in the initial stages of the revolution were taken away, and thousands of German revolutionaries had to flee from the country to live in exile. तो हुआ यूँ कि ये जो प्रपोजल था फ्रैंकफर्ट असेंबली का कि जर्मनी में यूनिफिकेशन आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हो जाए, ये जो उनका प्रपोजल था वो प्रशिया के किंग ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक बहुत वो जाहिर सी बात थी कि वो अपना जो राइट्स हैं अपने वो गवाना नहीं चाहते थे, अपना जो क्राउनशिप है वो खोना नहीं चाहते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की ये रेवोल्यूशंस, और इसके तहत क्योंकि वो सारे रेवोल्यूशंस सप्रेस होते चले गए, और इसी वजह से जो एंटायर जर्मनी के जो लोग थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनको एग्जाइल में जाना पड़ा, उनको भाग जाना, उनको
वो मजबूर हो गए भाग जाने के लिए, क्योंकि उनके जो रेवोल्यूशंस थे वो सप्रेस होते चले गए और उनको जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ थी उनकी वो कैरी आउट करना उतना ही ज्यादा ये जो रूलर्स थे उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया था। अब देखते हैं बिस्मार्क द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। क्या थी ये पॉलिसी ब्लड एंड आयरन की? सो विद द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1848 टू यूनिफाई जर्मनी, वन फेज इन द स्ट्रगल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी केम टू एन एंड। नाउ जर्मनी वाज टू बी यूनिफाइड नॉट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बाय द एफर्ट्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज बट बाय द रूलर्स इनटू इट्स मिलिटरिस्टिक एम्पायर। तो हुआ यूं कि जिस प्रकार से हमारे प्यारे भारत में जो 1858 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो जिस प्रकार से फेल हुआ, उसी प्रकार से जर्मनी में भी ये जो रेवोल्यूशन था वो फेल हुआ। और उसके रीजंस क्या थे, मतलब क्या हुआ उसके बाद? तो जर्मनी में जो वो जर्मनी के जो लीडर्स थे जिन्होंने फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की थी, वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री जर्मनी बने और एक डेमोक्रेसी में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड एट द सेम टाइम जो रूलर्स थे जर्मनी के, उन्होंने भी जर्मनी को ही यूनिफाई किया, बट उनके जो तरीके थे यूनिफाई करने के वो गलत थे। दे वेंट इनटू मिलिटरिस्टिक एम्पायर, उन्होंने मिलिट्री का इस्तेमाल किया जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। सो द लीडर्स ऑफ दिस पॉलिसी वाज बिस्मार्क who belong to a Persian autocratic family, तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो बिस्मार्क नाम के एक इंसान थे जो पर्शिया के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। He wanted to preserve the predominance of the landed aristocratic and to end the army of United German State and to achieve unification of Germany under the leadership of Persian monarchy। तो ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स थे जो बहुत ज़्यादा जर्मनी के जर्मनी की जो हित था, जो जर्मनी के हित के अगेंस्ट थे या फिर जर्मनी के पॉजिटिव साइड में नहीं था, और बस उनके नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स थे वो ज्यादा थे। सो ही डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिसी ऑफ यूनिफिकेशन एज वन ऑफ द ब्लड एंड आयरन। The policy of blood and iron meant a policy of war। तो उसका मतलब ही ये था blood and iron का कि policy of war थी वो। So the first aim he pursued was elimination of Austria from the Germanic Confederation। तो एक entire जर्मनी का जो कॉन्फेडरेशन था, इकट्ठा जो अलायंस जिस प्रकार से जर्मनिक कॉन्फेडरेशन में हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहला उन्होंने एम ये रखा कि ऑस्ट्रिया उससे बाहर हो जाए। So he aligned with Austria in a war against Denmark over the possession of Schleswig and Holstein। तो ये उनको एक alienation किया उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ और वॉर छेड़ा डेनमार्क के साथ। So after Denmark's defeat he entered into alliance with Italy against Austria and defeated Austria and dissolved the Germanic Confederation। तो उन्होंने बहुत ही एक सोची समझी चाल खेली यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, पहले वो ऑस्ट्रिया के साथ चले गए और उन्होंने कहा कि हम डेनमार्क के अगेंस्ट वॉर करते हैं। एंड जब ऑस्ट्रिया की थोड़ी जो मिलिट्री पावर, और वो जीत भी गई, ऑस्ट्रिया जीत भी गई तब, बट जब ऑस्ट्रिया की जो मिलिट्री पावर थी जब वो कम हो गई, तब उन्होंने क्या किया, डेनमार्क को तो वो डिफीट कर ही चुके थे, बट नाउ ही एंटर्ड इनटू अलायंस विद इटाली। वो इटाली के साथ जुड़े और उन्होंने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उन्होंने एक जंग छेड़ दी, ताकि जो पहले से ही जो बहुत ही मिलिट्री पावर में जो कम हुई थी ऑस्ट्रिया, वो वहां पे बहुत बुरी तरीके से वहां पे डिफीट होता है ऑस्ट्रिया का, और वहां पे जर्मनिक कॉन्फेडरेशन जो था वो वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाता है। तो एक बहुत ही जैसे शकुनी मामा थे हमारे महाभारत में, उसी प्रकार से एक बहुत ही सोची समझी चाल उन्होंने यहाँ पे खेली और एक प्रकार से अपनी चालें खेलकर उन्होंने वहां पे जर्मनिक कॉन्फेडरेशन को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। सो उसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर जर्मन स्टेट। सो ऑस्ट्रिया एक प्रकार से वहीं के वहीं बाहर रह जाता है जर्मनिक कॉन्फेडरेशन से। एंड इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्फेडरेशन ही यूनाइटेड 22 स्टेट्स ऑफ जर्मनी इनटू नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1866। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉन्फेडरेशन मेड द किंग ऑफ प्रशिया द हेरिडेटरी हेड ऑफ द कॉन्फेडरेशन। तो वो वहां पे क्या करते हैं, एक नया कॉन्फेडरेशन लागू करते हैं 1866 से, और जो ओरिजिनल जो मोनार्की है वो
वो वहां पे कंटिन्यू मतलब वो रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो किंग थे पर्शिया के हेरिडिटरी हेड जो थे, जो कि प्रॉपर इलेक्शन फॉलो करते हुए जो इलेक्ट नहीं हुए थे, ऐसे लीडर को वो वहां पे उनका वहां का हेड बनाते हैं। तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी यहाँ पे डिफीट हो जाती है जर्मन कॉन्फेडरेशन को, जो उनका मेन मोटिव था, राइट, कि हम डेमोक्रेसी से जर्मनी एस्टैब्लिश करेंगे या फिर जो फ्रांस में हुआ वो हम यहाँ पे रिपीट होने नहीं देंगे। तो ये सारे उनके थॉट्स थे, बट कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स उनके एक प्रकार से मतलब वहीं के वहीं रह गए, और डेमोक्रेसी का उन्होंने एक जो सपना देखा था वो वहीं के वहीं रह गया। नाउ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर बिटवीन प्रोशिया एंड फ्रांस। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो भी गया था, बट जब वॉर हुआ प्रोशिया और फ्रांस के बीच, तब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया था। तो एक डेमोक्रेसी जो थी वो यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हुई, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वहां पे हो गया बस, बट वो रिजल्ट था प्रोशिया और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ, जो युद्ध हुआ, उसका रिजल्ट था। तो अब जानते हैं फॉल ऑफ लुइस बोनापार्ट। लुइस बोनापार्ट कौन थे और किस प्रकार से उनका फॉल हुआ, वो जानते हैं अभी। सो इन 1870 द लुइस बोनापार्ट whose power had begun to collapse, he declared war on Prussia in the hope of maintaining his empire through a military victory. So the war was partly provoked by Bismarck. It proved disastrous for the empire of Louis Bonaparte. Now the French armies were defeated and the French emperor was captured. After her defeat, France finally became republic, and Germany's unification was completed as the result of war, which enabled Bismarck to absorb the remaining German states into the United Germany. तो एक प्रकार से जर्मनी ने बहुत ज्यादा वॉर देखे, बहुत ज्यादा ब्लड शेड देखा, और उसी के बाद उसी का रिजल्ट था कि जर्मनी जो थी वो यूनाइटेड वो यूनाइट हो गई, बट बहुत उनको उस चीज का बहुत ज्यादा हेवी प्राइस चुकाना पड़ा। Now the formal ceremony at which the King William I of Prussia took the title of German Emperor was not held on German soil. It took place at Versailles in France in palace of the French King. तो एक प्रकार से वो आयरनी ही थी कि जर्मनी के जो किंग थे, सो कॉल्ड किंग, मतलब जो सो कॉल्ड फॉर्मल किंग थे, उनका जो स्वेरिंग इन, उनका जो जो हम कह सकते हैं उनका जो राज्याभिषेक था वो नहीं हुआ जर्मन सॉइल में। तो जर्मनी के रूलर का ही राज्याभिषेक जर्मनी में नहीं हुआ। इट टुक प्लेस इन फ्रांस, वर्सेलिस नाम का एक फ्रांस में एक जगह है, वहां पे उनको उनका जो क्राउन है उनको चढ़ाया गया उनके ऊपर। सो आफ्टर हर यूनिफिकेशन Germany emerged as a very strong power in Europe. It underwent heavy industrialization in a very short period and soon joined the scramble for colonies. So, however, the militarism which made Germany into great power was proved to be disastrous to the people of Germany in the years to come. तो हुआ यूं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था जर्मनी का, बट ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्पेन में हुआ था, और ये रिजल्ट था एक ऑटोक्रेसी का। हम कह सकते हैं डेवलपमेंट तो जर्मनी में आया था, बट उसका हैवी प्राइस जो था वो जर्मन के जो इनोसेंट लोग थे उनको पे करना पड़ा। वो एक प्रकार से अपने ही देश में वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे, और चीज़ ये हुई थी कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंटायर जर्मन इकोनॉमी के लिए उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज जो ग्राउंड लेवल के जो लोग थे, राइट, मतलब जो पेजेंट्स हम कह सकते हैं या फिर जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, वो एकदम से इस रूल से वो हैप्पी नहीं थे, बिकॉज दे न्यू जो भी हो रहा है वो डेमोक्रेसी के तहत नहीं हो रहा है, और जो चीज़ें हो रही है वो बस ऑटोक्रेटिक रूल या फिर आप कह सकते हो एक प्रकार से मोनार्की है, एक राजा हमारे ऊपर बस वो राजा हमारे ऊपर राज कर रहा है, बट वो एट द सेम टाइम वो इलेक्टेड लीडर हमारा नहीं है, वो एक हेरिडिटरी लीडर है हमारा।
सो ये फीलिंग जर्मनी के लोगों में थी और एक प्रकार से एक अनसेटिस्फाइड फीलिंग जर्मनी के लोगों के भीतर उनके मन में ये चीज दबी रही और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रिजल्ट था कि लोग बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहे क्योंकि वो यूनिफिकेशन डेमोक्रेटिक वे में नहीं हुआ था. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कीजिएगा सो दैट यू नो जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या फिर जब आप हमारी वीडियो लाइक करते हैं हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती है हमें ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाने की. और आपके अगर कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. डू यू नो आपके जो सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा. वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल और उसके तहत हम लोग हमारा काम भी उतना ही इंप्रूव करेंगे. सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एज वेल. और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिएगा. वहां पे नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कीजिएगा. एंड गाइज डू टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ. यू नो अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए. एंड डू टेक आवर कोड UPSCYT. हमारा कोड भी यूज जरूर कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट 10% ऑफ डिस्काउंट. थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.